हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने टेक्सटाइल टॉपिक के अंदर रेयान रेशे के बारे में जानेंगे। ना सिर्फ जानेंगे बल्कि डिटेल में एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मानवकृत रेशा या मानवकृत तंतु रेयान। रेयान क्या है? रेयान एक कृत्रिम रेशा है। रेयान कैसा रेशा है? रेयान एक कृत्रिम रेशा होता है। और कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं? कृत्रिम रेशे वे रेशे होते हैं जो प्रकृति में नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, जिनको मानव कुछ मिला के उसमें उसको निर्मित करता है। ये होता है कृत्रिम रेशा। ठीक है, तो कृत्रिम रेशा में आज हम देखेंगे रेयान रेशा को। तो देखिए, रेयान का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये समझेंगे कि रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो रेयान का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरणों का परावर्तन, रिफ्लेक्टिंग द सन रेज। अब रेयान की खोज कब हुई? तो रेयान की खोज 19वीं शताब्दी का वैज्ञानिक चमत्कार है। इसे कृत्रिम रेशम या आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। मतलब रेयान को हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है जिसका उत्पादन स्रोत वनस्पति सेलुलोज है। क्योंकि यह कागज या लकड़ी के लुगदी से बनाया जाता है, तो इसलिए इसमें जो मुख्य प्रधान तत्व होता है वह सेलुलोज होता है। तो इसको हम सेलुलोजिक रेशा कहते हैं। लेकिन यह प्राकृतिक रेशा नहीं होता है, यह कृत्रिम रेशा होता है। रेयान का निर्माण रेयान के निर्माण के लिए कागज, बांस, कपास की लुगदी तथा कपास के लिंटर्स आदि को रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाकर एक अर्ध तरल या सेमी लिक्विड जिसको कहते हैं बनाया जाता है। इस अर्ध तरल पदार्थ को स्पिनरेट के अत्यंत बारीक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। तत्पश्चात नियंत्रित ताप से सुखाकर ठंडे जल से में प्रवाहित कर खींचकर व बटकर अविरल धागा प्राप्त किया जाता है। रेयान के रेशे प्राकृतिक रेशम के समान ही चिकने, चमकदार, कोमल व सुंदर होते हैं, परंतु इनमें मजबूती, प्रत्यास्था, सटने के गुण का तथा सघनता का अभाव होता है। जितना ज्यादा रेशम में ये सारी क्वालिटी होती है, मतलब क्या क्या, मजबूती, प्रत्यास्था, सटने का गुण और सघनता, उतना इसमें नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये रेशा रेशम के समान ही दिखता है। अब आगे हम देखते हैं इसका उद्गम और इतिहास। तो इसमें है 19वीं शताब्दी में रेयान की खोज की गई और सन 1884 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सब। 1884 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक काउंट हिलेरे डी चार्टोनेट, कौन? काउंट हिलेरे डी चार्टोनेट ने रेयान के रेशे का निर्माण किया। और इन्होंने कौन से रेशे का निर्माण किया? इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज रेशे का निर्माण किया था। ठीक है, जो नाइट्रोसेलुलोज विधि से बनता है उस रेशे का निर्माण किया था। और इन्होंने सबसे पहले चूंकि रेयान का निर्माण किया था, इसीलिए इन्हें रेयान का पिता, फादर ऑफ रेयान कहा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ रेयान किसे कहा जाता है? तो काउंट हिलेरे डी चार्टोनेट को फादर ऑफ रेयान कहा जाता है। रेयान निर्माण की सफलता के पश्चात फ्रांस में पहला रेयान का कारखाना खोला गया। तो पहला रेयान का जो कारखाना था वो कहाँ खोला गया? फ्रांस में खोला गया। ये आप सब याद रखिएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेयान, रेयान के प्रकार। तो रेयान को बनाने की विधियों के आधार पर मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयान, दूसरा है एसीटेट सेलुलोज रेयान। तो पहले में हम देखते हैं, पहले को फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयान, इस विधि से 3 प्रकार से रेयान बनाए जाते हैं। एक नाइट्रोसेलुलोज रेयान, दूसरा क्यूप्रामोनियम रेयान, तीसरा विस्कोस रेयान। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे इनसे धागे का निर्माण होता है या रेशे का निर्माण होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोसेलुलोज विधि के द्वारा जो रेयान बनता है उसकी बात करते हैं। तो इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज अभी बताए थे काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। कौन किए थे?
काउंट हिलेरे डी चार्टोनेट, इन्होंने 1884 में इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज विधि से रेयान की खोज की थी। इन्होंने सबसे पहले की थी, इसलिए इनको रेयान का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं इस विधि में धागे का निर्माण कैसे होता है। तो इस विधि में रुई की पट्टियों या कॉटन लिंटर्स उसे कहते हैं को पहले नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसके फलस्वरूप रुई की पट्टियों का घोल बन जाता है और इस घोल को पुनः एल्कोहल एवं ईथर से प्रतिक्रिया कराई जाती है और इसके फलस्वरूप एक गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है, जिसे हम कोलाइडल घोल कहते हैं। और इस कोलाइडल घोल को स्पिनरेट के बारीक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे एल्कोहल एवं ईथर वाष्पशील होकर उड़ जाता है और घोल को सुखाकर अविरल रेयान के रेशे के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस विधि से नाइट्रोसेलुलोज रेयान की प्राप्ति हो जाती है। अब अगला हम देखेंगे क्यूप्रामोनियम विधि द्वारा रेयान का निर्माण। तो क्यूप्रामोनियम विधि द्वारा जो रेयान का निर्माण होता है, तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक LH देस्पेसीज, ठीक है, LH देस्पेजीज ने इसकी खोज की थी क्यूप्रामोनियम रेयान की। और इसमें कैसे धागे का निर्माण होता है? इस विधि में रुई की पट्टियों को सोडा एस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है और इसके पश्चात इन्हें धोकर सुखा लिया जाता है और सूख जाने के पश्चात इन्हें कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोल दिया जाता है और जिससे गाढ़ा कोलाइडल घोल तैयार हो जाता है। अब इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट के मोटे व्यास वाले छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। इस प्रकार रेयान का मोटा धागा तैयार हो जाता है। अब इन्हें खींचकर लंबा बनाया जाता है और खींचकर धागे काटने की प्रक्रिया शीशे के शंक्वाकार बर्तन में होता है। जो धागा मोटा होता है उसको खींचकर जो पतला बनाया जाता है, तो वो किसमें होता है? वो शीशे के शंक्वाकार बर्तन में होता है और यहाँ नियंत्रित ताप और मृदु जलधारा प्रवाहित की जाती है और इस कीप से धागे निकलने के पश्चात इन्हें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से धोया जाता है, जिससे कॉपर और अमोनिया घुल जाते हैं। वह ठोस रूप में सफेद और स्वच्छ धागा प्राप्त हो जाता है और इस धागे को रील पर या रोल पर लपेट लिया जाता है। तो इस तरह से हमें क्यूप्रामोनियम रेयान की प्राप्ति होती है या क्यूप्रामोनियम रेयान बनाते हैं। अगला अब हम देखते हैं विस्कोस विधि द्वारा रेयान का निर्माण। सर्वप्रथम इस विधि द्वारा रेयान का निर्माण इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिक क्रॉस, वीबल और पीडल ने सन 1892 ईस्वी में किया था। कौन कौन? क्रॉस, वीबल और पीडल ने 1892 ईस्वी में विस्कोस रेयान की खोज की थी या विस्कोस रेयान से रेशा बनाया था। यह विधि सस्ती है, साथ ही इस विधि द्वारा निर्मित रेयान उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। आजकल इस विधि में थोड़ा आवश्यक सुधार करके रेयान का निर्माण किया जाता है। तो जो विस्कस विधि से रेयान का निर्माण है यह काफी प्रचलन में है। इस विधि द्वारा कम खर्च में अच्छी क्वालिटी के रेयान निर्मित किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, इस विधि में लकड़ी व बांस के लुगदी एवं कपास के पट्टियों को चादरों के रूप में तैयार कर लिया जाता है और इस चादर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के हल्के घोल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे क्षारीय सेलुलोज प्राप्त होता है और इसे नियंत्रित ताप एवं दाब पर 3 से 4 दिन तक रखते हैं। इसके बाद इसमें तरल कार्बन डाइसल्फाइड CS2 मिलाया जाता है, जिससे जेनेथेट सेलुलोज में बदल जाता है और इसके पश्चात भी यह टुकड़ों में ही रहता है
और इन टुकड़ों को पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के घोल में डालते हैं, जिससे इसका गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है और इसे छानकर इसकी अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है। तत्पश्चात इस छने हुए घोल को हम स्पिनिरेट के छिद्रों से होकर गुजारते हैं, जिससे ये कड़े होकर अविरल लंबाई के रेशे के रूप में तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा है वो है एसीटेट सेलुलोज रेयान। जो एसीटेट सेलुलोज रेयान होता है या इसको एसीटेट रेयान कहते हैं, इसको देखते हैं कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो एसीटेट सेलुलोज विधि से सफलतापूर्वक रेयान तैयार करने का श्रेय सन 1914 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी और ड्रेफस को जाता है। सेलुलोज एसीटेट विधि में लकड़ी की लुगदी या कपास के लिंटर्स को एसिडिक एसिड से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसके पश्चात इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाया जाता है, जिसमें सेलुलोज एसीटेट का घोल तैयार हो जाता है और इस घोल को ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। फलस्वरूप सेलुलोज एसीटेट का सफेद फ्लैक निर्मित हो जाता है और इसे धोकर सुखा लिया जाता है। तत्पश्चात इस सूखे फ्लैक को एसीटोन में घोलकर छाना जाता है, जिससे अशुद्धियां निकल जाती हैं। वह गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है और इस गाढ़े घोल को नियंत्रित ताप एवं दाब पर स्पिरिट के बारीक व्यास के छिद्रों से होकर निकाला जाता है। साथ ही कमरे में भाप या स्टीम प्रवाहित की जाती है, जिससे एसीटोन उड़ जाता है और रेयान का बारीक रेशा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बनाया जाता है एसीटेट रेयान। अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग इसकी क्या होती है, इसमें रेयान रेशे की तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हमें एक धागा मिल जाता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और बची रहती हैं। जैसे कि देखेंगे पहले पॉइंट में चमक कम करना, क्योंकि जो रेयान है यह कृत्रिम रेशा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चमक पाई जाती है और इसमें जो चमक होती है वो आंखों में बहुत ज़्यादा चुभती है, इतना ज़्यादा चमक होता है। तो इसके चमक को कम किया जाता है और कम करने के लिए जब हम गाढ़ा कोलाइडल घोल बनाते हैं तो उस घोल में ही हम टिटेनियम डाइऑक्साइड या तेल या पैराफिन कुछ ऐसे लिक्विड उसमें मिलाते हैं, जिससे उसकी चमक कम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इसकी चमक कैसे कम करते हैं। चमक कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड तेल और पैराफिन आदि को रेयान रेशा बनाने हेतु तैयार गाढ़े घोल, जिसको कोलाइडल घोल बोले हैं, घोल में डाल दिया जाता है, जिससे इसकी चमक कम हो जाती है। अब अगला प्रोसेस, इसके बाद जब धागा हमारा तैयार हो जाता है उसके बाद होती है उसकी कताई, जिसको बोलते हैं स्पिनिंग। क्योंकि जब स्पिरिट से वो रेशा मिलता है, तैयार हो जाता है, तो उसके बाद उसकी कताई प्रोसेस की जाती है। कताई में रेशे की मोटाई व ऐंठन स्पिनिट के छिद्रों के व्यास पर निर्भर करती है और रेशे की लंबाई आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। रेशे के रेयान के वस्त्रों में मुख्यतः निम्न प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है। मतलब जो कताई की जाती है, जो रेयान से धागा बनता है, उसमें कई प्रकार के धागे, जैसे एकहरे धागा, बहुरेशीय धागा या अस्पन धागा, ऐसे धागे बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं एकहरा धागा। तो ये जो धागे रेयान के बनते हैं, जो स्पिनिरेट रहता है उसका छिद्र कितना बारीक है, कितना मोटा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर छिद्र जितना बारीक रहेगा धागा भी उतना ही बारीक प्राप्त होगा। अगर मोटा रहेगा तो धागा मोटा प्राप्त होगा। तो वो स्पिनिरेट के छिद्र पर ही डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं अब एकहरा धागा, जिसको मोनोफिलामेंट यार्न कहते हैं। धागे को बनाने हेतु नियंत्रित व्यास वाले स्पिनिरेट के छिद्रों से रेशा निकाला जाता है और रेशे को अधिक मजबूत, लचीला एवं तनाव सामर्थ्य बनाने हेतु स्पिनिरेट के छिद्रों पर ताप और दाब का नियंत्रण रखा जाता है, जिससे धागे मजबूत होते हैं। ठीक है। इसके बाद बहुरेशीय धागा, जिसको हम मल्टीफिलामेंट यार्न कहते हैं। तो बहुरेशीय धागा बनाने हेतु 2 से अधिक रेशों को मिलाकर ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है।
क्योंकि जो मोनोफिलामेंट होता है वो तो एक ही रेशा उसमें रहता है, उसी को नियंत्रित ताप और दाब द्वारा स्पिनरेट के छिद्र से निकालकर बनाया जाता है। लेकिन जो बहुरेशीय धागा होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो हो गए या फिर चार हो गए, चार या फिर 6 धागे ऐसे मिलाकर उसमें ऐंठन देकर बटकर धागा बनाया जाता है। इसके बाद अगला हम देखते हैं कता हुआ धागा, जिसको हम बोलते हैं स्पन यार्न। तो वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में कई धागे टूट फूट जाते हैं, मतलब छोटे होते हैं, और इन रेशों को, यहाँ रेशा रहेगा, इन रेशों को आपस में मिलाकर पास पास सटाकर धुनाई, मतलब कॉर्डिंग, धुनाई अथवा कंघी, कॉम्बिंग करके खींचकर बटकर कताई द्वारा अविरल लंबाई के धागे बनाए जाते हैं, जिसे कता हुआ धागा या स्पन यार्न कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब रेयान का रेशा बनता है तो उसमें जो छोटे छोटे धागे होते हैं उनको आपस में मिलाकर ऐंठन देकर बटकर और खींचकर जितना मन चाहे लंबाई का हम धागा बना लेते हैं, उसको स्पन यार्न कहते हैं। अब अगला हम देखते हैं, इसमें लास्ट में की जाती है परिसज्जा या परिष्कृतियां, जिसको हम बोलते हैं फिनिशिंग। ये सारे रेशे में की जाती हैं, तो इसमें भी है। तो इस पर कई प्रकार की परिसज्जाएं की जाती हैं, मतलब जो रेयान का रेशा होता है इस पर कई प्रकार की परिसज्जाएं की जाती हैं। जैसे सतह को चिकना करने के लिए कैलेंडरिंग की जाती है, और सजावट का प्रभाव उत्पन्न करने हेतु नक्काशी, इम्बॉसिंग की जाती है, और इस पर जल अवरोधक परिसज्जा भी की जाती है, और संकुचन हटाने की परिसज्जा जो श्रिंकेज सिकुड़ता है उसके लिए भी की जाती है, और सलवट प्रतिरोधक परिसज्जा आदि की जाती है। आदि परिसज्जाएं लास्ट में की जाती हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट एक रेशा प्राप्त हो जाता है रेयान का। इसके बाद हम अब इसकी विशेषताएं देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि रेयान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में 2 विशेषताएं आती हैं, एक होती है भौतिक विशेषता, तो दूसरी होती है रासायनिक विशेषता। अब भौतिक विशेषताओं में अगर बात करें संगठन की, तो भौतिक विशेषता में जो सबसे पहली विशेषता है वो संगठन की बात करें तो चूंकि जो सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज लकड़ी के लुगदी या बांस या कागज वगैरह से बनता है, तो इसलिए इसमें जो प्रधान तत्व होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो इसलिए जो इसका संगठन होता है हम कहेंगे कि वह सेलुलोज का ही बना हुआ होता है। इसके बाद इसकी अगर सूक्ष्मदर्शी रचना या रूप की बात करेंगे हम कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह कैसा दिखता है, तो इसमें देखिए सबको अलग अलग बताया गया। जो विस्कोस रेयान है, जो विस्कोस रेयान है, यह इसकी अनुप्रस्थ काट कर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह दांतेदार किनारी वाली छड़ के जैसा दिखेगा। क्योंकि जो विस्कोस रेयान है, अगर इसको अनुप्रस्थ काट के इसको माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो एक लंबे छड़ की तरह दिखता है, और छड़ के किनारे किनारे दांतेदार ऐसे किनारी जैसा ही दिखता है। और अगर क्यूप्रामोनियम की बात करें कि क्यूप्रामोनियम की अनुप्रस्थ काट माइक्रोस्कोप से कैसी दिखती है, तो इसका जो है महीन, चिकना, छड़नुमा, चमकदार रेशम के समान दिखता है। जैसे माइक्रोस्कोप में रेशम दिखता है, कुछ उसी तरीके से क्यूप्रामोनियम रेयान भी दिखता है। इसके बाद अगला है नाइट्रोसेलुलोज रेयान, तो यह चिकना छड़नुमा दिखता है। हालांकि नाइट्रोसेलुलोज विधि से जो रेयान है यह काफी महंगा पड़ता था। पहली बार खोज तो जरूर इसकी हुई, लेकिन इसकी खोज कैसे हुई कि जैसे रेशम जब हम लोग पढ़े थे तो रेशम में क्या होता था कि जो रेशम का कीट था बॉम्बेक्स मोरी, तो उसके मुंह के पास छिद्र होते थे जहां से वह लार निकालता था, और वही लार उसके पूरे शरीर पे लपेट जाता था, और जिससे हमें रेशम का धागा प्राप्त। तो उसी से सीख कर नाइट्रोसेलुलोज की खोज हुई। उसी से सीख कर नाइट्रोसेलुलोज की जो खोज हुई, तो उसी में जो उसका कोलाइडल घोल तैयार किया गया बांस की लुगदी का और कागज कपास का, तो उसको क्या स्पिनरिट के छिद्रों से निकाला गया। जैसे रेशम में क्या होता था, रेशम के कीड़े के जो छिद्र होते थे उससे, उसके लार से निकलता था। तो यहाँ स्पिनरिट के छिद्र को मतलब नियंत्रित ताप और दाब देकर उससे बनाया गया, तो वहीं से इसकी मतलब जो कला है वो ली गई। लेकिन क्या था कि जो नाइट्रोसेलुलोज विधि से रेयान का निर्माण होता था वह काफी महंगी विधि थी,
और टाइम भी ज़्यादा लगता था और काफ़ी परिश्रम भी लगता था, तो इसलिए अब उस विधि से रेयान का निर्माण नहीं होता है। अगला है एसीटेट रेयान। अगर एसीटेट रेयान की माइक्रोस्कोपिक संरचना की बात करें तो यह इसमें कम चमक दिखती थी और लंबाई में गहरी खांच दिखाई देती है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक संरचना कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मिलाने के लिए कि कौन किस तरह से दिखेगा। तो जैसे विस्कास रेयान की बात करें तो दांतेदार किनारी वाली छड़ की तरह दिखेगा, और क्यूप्रामोनियम यह महीन चिकना छड़नुमा दिखता है। और एसीटेट रेयान की बात करें तो इसमें कम चमक होती है, लंबाई में गहरी खांच होती है, और नाइट्रोसेलुलोज की तो यह भी चिकना छड़नुमा दिखता है। इसके बाद अब अगर हम लंबाई की बात करें तो जो रेयान का रेशा होता है यह मानवकृत होता है, मैन मेड होता है। तो यह अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपनी इच्छा पे, कि जो बनाने वाला है वो कितना लंबा बना सकता है। तो चाहे तो छोटा बना सकता है, चाहे तो लंबा बना सकता है, जितना लंबाई चाहे उतना लंबाई बना सकता है। और लंबाई की बात आई तो एक बात बता दें कि जो ज़्यादा लंबे धागे होते हैं उनको हम फिलामेंट कहते हैं। जो लंबे ज़्यादा धागे होते हैं, मतलब मीटर में जिसका मेजरमेंट होता है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। और जो छोटे धागे होते हैं, छोटे या इंच में जिसका मेजरमेंट कहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेपल। तो जो रेयान है, अगर हम चाहें तो इसे स्टेपल बना सकते हैं, छोटे छोटे धागे बना सकते हैं, और चाहें तो फिलामेंट एक बड़ा धागा भी बना सकते हैं। तो दोनों पॉसिबल है। अब इसके व्यास की बात करें, रेयान के व्यास की बात करें तो व्यास स्पिनिरेट का जो छिद्र होता है उसी के आकार में परिवर्तन लाकर एवं नियंत्रित करके रेयान के रेशों को समान व्यास वाला बनाया जाता है। मतलब पूरी डिपेंडेंसी जो स्पिनिरेट के छिद्र होते हैं उस पर होती है कि रेयान को मोटा बनाना है या पतला बनाना है। इसके बाद हम मजबूती की बात करें तो रेयान के रेशों में ऊन की अपेक्षा अधिक मजबूती होती है, परंतु सिल्क की अपेक्षा 1/3 कम मजबूती रहती है। मतलब रेयान जो है ये ऊन से तो ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन रेशम से 1/3 कम मजबूत होता है, और सूखी अवस्था में अधिक मजबूत होता है। रेयान जो है यह सूखी अवस्था में अधिक मजबूत रहता है, परंतु गीली अवस्था में इसकी मजबूती 25 से 30% तक कम हो जाती है। अतः इसकी धुलाई सावधानी पूर्वक करना चाहिए, इसको रगड़ के ज्यादा नहीं धुलना चाहिए, नहीं तो वस्त्र फटने लगता है। अब अगर इसमें चमक की बात करें तो जो रेयान का रेशा होता है, क्योंकि कृत्रिम रेशा होता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही चमक होती है, और चमक भी ऐसी होती है जो आंखों में चुभती है। तो रेयान का रेशा काफ़ी चमकदार होता है, अतः इसकी चमक को कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड या मिनरल ऑयल जैसे ग्लिसरीन वगैरह आदि का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो हम कोलाइडल घोल तैयार करते हैं ना, उसी में टिटेनियम डाइऑक्साइड या मिनरल ऑयल को मिला देते हैं, जिससे रेयान की चमक मंद पड़ जाती है, कम हो जाती है। अब आगे अगर हम कलर की बात करें, इसके रंग की बात करें, तो सामान्यतः रेयान का रेशा श्वेत रंग का होता है, परंतु इन्हें भिन्न भिन्न रंगों में बनाया जा सकता है। कताई करते समय विस्कोस रेयान, मतलब जब इसकी कताई होती है, जब स्पिरिट के छिद्र से वो रेशा निकलता है, उस समय विस्कोस रेशा जो होता है उसका कलर येलो होता है। एसीटेट रेशा रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, और क्यूप्रामोनियम रेशा व्हाइट कलर का होता है, सफ़ेद होता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्या पता कभी पूछ ले एग्जाम में, हालांकि अभी तक तो नहीं पूछा गया है कि रेयान जो है कताई करते समय किस किस कलर का होता है। तो इसमें जो विस्कोस रेयान है वो येलो होगा, एसीटेट रेयान कलरलेस होगा, और क्यूप्रामोनियम ये व्हाइट, और जनरली ये कैसे होते हैं? ये व्हाइट कलर के ही होते हैं। अगली हम बात करते हैं प्रत्यास्था की। तो इलास्टिसिटी की बात अगर करते हैं तो रेयान में पर्याप्त प्रत्यास्था पाई जाती है। रेशों को खींचकर कताई की जाती है, जिससे इनमें पर्याप्त लोच आ जाता है। क्योंकि जब जब रेयान की कताई की जाती है तो उसको खींचकर किया जाता है, जिससे इसमें पर्याप्त प्रत्यास्था आ जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें प्रतिस्कंदता की, रेजिस्टेंसी की,
तो रेयान के वस्त्रों में ऊन और सिल्क से कम प्रतिस्कंदता पाई जाती है। मतलब जो हम मुट्ठी में लेकर अगर ऊन को जैसे दबाने के बाद छोड़ते हैं तो फिर अपना आकार ग्रहण कर लेता है, और रेशम को भी वैसे, तो रेशम और ऊन से कम प्रतिस्कंदता इसमें पाई जाती है। अगर बहुत ज्यादा खींच दिए तो फिर ये अपने पूर्व अवस्था में नहीं आएगा, फिर वो फैल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऊन और रेशम से कम प्रतिस्कंदता पाई जाती है। अब अगर ताप की बात करें, ताप एवं विद्युत संवाहकता की, तो क्यूप्रामोनियम और विस्कोस रेयान ताप का अच्छा कुचालक होता है। गर्मी में भी इसके वस्त्र पहने जा सकते हैं, वह शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। परंतु एसीटेट रेयान जो है यह ताप के बुरे संवाहक होते हैं। मतलब अगर एसीटेट रेयान के कपड़े हम गर्मी में पहनेंगे तो वो पसीना नहीं सोखते हैं और वह शरीर को शीतलता नहीं प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो एसीटेट रेयान के होते हैं वो ऊनी स्वेटर वगैरह में अस्तर वस्त्र लगाने के काम में आ जाते हैं। अब इसके बाद हम अगला बात करते हैं, रगड़ एवं घर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है रेयान पर। तो रेयान के वस्त्रों पर रगड़ व घर्षण का बुरा प्रभाव पड़ता है और हानिकारक भी मतलब प्रभाव पड़ता है, और इससे रेशे निर्बल हो जाते हैं। बार बार रगड़ने से इसकी चमक कम हो जाती है, अतः इसकी धुलाई अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि रगड़ने से जो रेयान होता है ये खराब हो जाता है और इसकी चमक कम हो जाती है। अगली अगर हम बात करते हैं तो संकुचन की बात करते हैं, श्रिंकेज। तो रेयान में सिकुड़ने का अवगुण विद्यमान रहता है। मतलब इसका जो कपड़ा होता है वह बहुत तेजी से ज्यादा सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने के बाद फिर अपने पूर्वावस्था में नहीं आता है। तो इसके कारण ही इससे बने वस्त्रों को व्यर्थ हो जाने की आशंका रहती है, और परिसज्जा करते समय संकुचन प्रतिरोधी बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कुछ परिसज्जाएं की जाती हैं जिससे ये रहता है कि ये कपड़ा ना सिकुड़े, लेकिन इसमें सिकुड़ने का गुण विद्यमान रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं सफाई एवं धुलाई। किसकी सफाई और धुलाई कैसे की जाती है। तो चूंकि रेयान जो है ये भीगने के पश्चात 25 से 30% तक ये कमजोर हो जाता है, अपनी मजबूती खो देता है। तो इसलिए इसकी धुलाई जो है यह सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि धुलाई करते समय न ज्यादा रगड़ना चाहिए, न ज्यादा खींचना चाहिए, नहीं तो वस्त्र फटने का डर रहता है। तो भीगने के पश्चात देख लीजिए, भीगने के पश्चात रेशे 25 से 30% तक शक्ति खोकर निर्बल पड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें हल्के हाथों से दबा दबा कर धोना चाहिए, और रगड़ने से वस्त्र फट जाते हैं। तो जब भीगे रहते हैं तो ये कमजोर रहते हैं, लेकिन सूखने के बाद ये वस्त्र फिर से अपनी मजबूती ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद धूप एवं प्रकाश का प्रभाव की अगर बात करें तो रेयान के वस्त्रों पर धूप एवं प्रकाश का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर डायरेक्ट इसको धूप में अगर इसको डाल दिया जाता है तो इसके कलर उड़ जाते हैं और रेशे कमजोर पड़ जाते हैं। और इसके बाद अगर फफूंदी एवं कीड़े की बात करें, फफूंदी एवं कीड़े का प्रभाव, तो रेयान के वस्त्र जल्दी ही फफूंदी से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नम अवस्था में और आर्द्र वातावरण में अधिक समय तक बंद करके नहीं रखना चाहिए। तो जो रेयान के कपड़े होते हैं इन पर फफूंदी बहुत जल्दी लग जाते हैं, अगर यह थोड़ा बहुत भी गीली अवस्था में हो या भीगी अवस्था में है, तो इसलिए इनको बचाकर रखना चाहिए। हालांकि जो कीटाणु वगैरह होते हैं इसका प्रभाव इन पे कम पड़ता है, और ज्यादा चिकने होने के कारण, चूंकि रेयान के जो धागे होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, ये ज्यादा चिकने होते हैं, चिकने के कारण इन पे ज्यादा धूल वगैरह नहीं चिपकता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं आर्द्रता प्रतिधारण एवं अवशोषकता। मतलब आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता, यहाँ क्षमता होगा, एवं अवशोषकता मतलब पानी सोखने का जो गुण होता है, पानी सोखने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं। तो रेयान की निर्माण विधि पर इसकी अवशोषकता निर्भर करती है कि इसका किस विधि से इसका निर्माण हुआ है। अगर क्यूप्रामोनियम की बात करें तो क्यूप्रामोनियम एवं विस्कस रेयान, तो ये दोनों क्यूप्रामोनियम और विस्कस रेयान ये पानी सोखने ज्यादा सोखते हैं, इनमें पानी सोखने की क्षमता अधिक विद्यमान रहती है, परंतु एसीटेट रेयान में पानी सोखने की क्षमता नहीं होती है।
क्योंकि जो एसीटेट रेयान रहता है उसमें पानी सोखने की क्षमता का अभाव रहता है, तो इससे पॉलीथीन या मतलब बरसाती रेनकोट वगैरह ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि यह वाटरप्रूफ की तरह कुछ काम करते हैं। तो इसमें पानी सोखने की क्षमता नहीं होती है, किसमें? एसीटेट रेयान में। बाकी क्यूप्रामोनियम रेयान और विस्कोस रेयान ये अच्छे से पानी सोखते हैं, और इसीलिए इनको हम गर्मियों में यूज कर सकते हैं। गर्मियों में इसके वस्त्र हम पहन सकते हैं, क्योंकि तभी तो ये पसीना सोखते हैं और शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। अगला देखते हैं, सूखे ताप का प्रभाव एवं दाह्यता। मतलब इस्त्री करने पर, प्रेस करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या जलाने पर यह कैसा दिखेगा, यह देखते हैं। तो रेयान के रेशे तीव्र ज्वलनशील होते हैं, मतलब आग जल्दी पकड़ते हैं। और क्यूप्रामोनियम एवं विस्कोस रेयान जो होता है वो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर शीघ्रता से जलने लगता है, और लौ हटाने के पश्चात इसके किनारे पर कड़े मोती के सदृश अवशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं। जब हम इसके वस्त्र जलाते हैं या जलते हैं, या मान लेते हैं रेयान का जो रेशा होता है इसी को जलाते हैं, तो इसकी जो राख होती है वहां ऐसे मोती जैसे बन जाते हैं। ठीक है, कैसे? कड़े मोती जैसे सदृश अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं या बन जाते हैं। ये एक बार शायद एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो रेयान का रेशा जलाने पे कैसा प्राप्त होता है, तो कड़े मोती के जैसा। ठीक है, अब अगला अगर हम इसकी बात करें, यहां तक तो हो गया हमारा भौतिक विशेषताएं। अब हम बात करेंगे रासायनिक विशेषताओं की। तो जो रासायनिक विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिड्स। तो एसिटिक अम्ल का विस्कोस और क्यूप्रामोनियम रेयान पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु एसीटेट रेयान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है वह एसीटेट रेयान को नुकसान पहुंचाता है, बाकी विस्कोस और क्यूप्रामोनियम रेयान इन दोनों को हानिकारक, इन दोनों के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर तीव्र अम्ल है, कोई तीव्र या शक्तिशाली अम्ल है, तो चाहे एसीटेट रेयान हो या क्यूप्रामोनियम हो या विस्कोस रेयान हो, कोई भी रेयान हो, सबके लिए वह हानिकारक है, उसमें वस्त्र नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगली बात करते हैं हम क्षार का प्रभाव। तो रेयान के लिए तीव्र, शक्तिशाली एवं गर्म क्षार के घोल रेयान के रेशे को क्षतिग्रस्त करके नष्ट कर देते हैं, इसलिए धुलाई करते समय मृदु साबुन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो क्षार का प्रभाव होता है वह रेयान के लिए हानिकारक ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लीच का प्रभाव। तो ब्लीच का प्रभाव जो होता है, जैसे सूती वस्त्रों के लिए होता है, तो सूती वस्त्रों के समान ही रेयान वस्त्रों में हल्के मृदु ब्लीच, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये नाम कई बार आएगा, याद रखिएगा आप सब, सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाना चाहिए। ये दोनों मृदु ब्लीच में आते हैं। कौन कौन से? सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इनसे हम कॉटन में भी, मतलब कपास में भी ब्लीच करते थे और रेयान में भी कर सकते हैं, इससे नुकसान नहीं होगा। अब आगे बात करें रंगों का प्रभाव। तो जो रंग होते हैं उसमें क्यूप्रामोनियम एवं विस्कोस जो रेयान होते हैं, इनका रंगों के प्रति गहरा सादृश्य होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम क्यूप्रामोनियम विधि से या विस्कोस विधि से रेयान का निर्माण करते हैं, तो उसके जो कोलाइडल घोल में हम जिस रंग का चाहें वह रंग ऐड करके उसको बना सकते हैं। लेकिन एसीटेट रेयान को रंगना कठिन होता है, क्योंकि एसीटेट रेयान में क्या होता है, अवशोषकता का अत्यंत अभाव होता है, मतलब पानी सोखने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। तो इसलिए ना तो इस पे रंग चढ़ते हैं और ना ही इसके रंग पक्के होते हैं। तो अगर रंग की बात करें हम रासायनिक प्रभाव में, तो जो विस्कोस रेयान हो गया और जो क्यूप्रामोनियम रेयान हो गया, इनमें अच्छे से रंग चढ़ता है, लेकिन एसीटेट रेयान में रंग नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि उसमें अवशोषकता या पानी सोखने की क्षमता का अभाव रहता है। इसके बाद पसीने का प्रभाव। तो पसीने के प्रभाव की बात करें तो पसीने से इनका रंग, गुण, मजबूती, चमक आदि कुछ भी प्रभावित नहीं होता। मतलब
जो रेयान होते हैं, चाहे क्यूप्रामोनियम रेयान हो गए, चाहे विस्कोस रेयान हो गए, चाहे एसीटेट रेयान हो गए, इनमें पसीने का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां तक हमारा हो गया रेयान कंप्लीट। तो इसमें ज्यादातर बात हुई है क्यूप्रामोनियम रेयान, विस्कोस रेयान, एसीटेट। नाइट्रोसेलुलोज की बहुत कम बात क्यों हुई है? क्योंकि नाइट्रोसेलुलोज विधि से रेयान का निर्माण अब नहीं होता है। तो सिर्फ जानकारी के लिए उसके विधि को हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे। बाकी क्यूप्रामोनियम विधि से और विस्कोस विधि से और एसीटेट विधि से, इन सब से रेयान का निर्माण होता है। तो हमने सारा सीक्वेंस से देख लिया है। एक बार और आप सब देख लीजिएगा। आज की क्लास इतनी ही। अगली क्लास में अगला टॉपिक लेकर फिर देखा जाएगा। धन्यवाद। आज इतना ही।